नमस्कार। मैं राजलक्ष्मी जोशी और जय हो के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे पहले एपिसोड में हमने मुलाकात की थी और चर्चा की थी मेजर गौरव आर्या के साथ। देश की सुरक्षा जैसे जिस तरीके से सिपाही बॉर्डर्स पे करते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज और हमारे परिवारों की भी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है। आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलेंगे जिन्होंने न सिर्फ कोरोना को मात दिया, बल्कि पूरे समाज सेवी कार्यों में भी ये स्वयं तो कार्यरत हैं ही और दूसरों को भी मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए मिलते हैं रतन शारदा जी से, जिन्होंने न सिर्फ 6 किताबें लिखी हैं आरएसएस, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बल्कि उन्होंने उस पर एक पीएचडी भी करी हुई है। और उतना ही नहीं, वो एक जाने माने ऑथर, कॉलमनिस्ट और एक प्रख्यात पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं विविध नेशनल चैनल्स पर। तो आइए मिलते हैं रतन शारदा जी से। Jihadis trying to make it an ISI state. Invited by Chinese people for a think tank to speak about RSS because they wanted to do a project on RSS over a period of 6 rights. You talk of citizen rights. What happens to 2.5 lakh Hindu STs coming from Pakistan since 47? For that, there is no dramatic. From 2011 to 2018, we suddenly find nobody with us and suddenly find that so many people outside RSS circle who don't know RSS had never gone to Shaka, but they understand the dharma, and those people came out to defend RSS. And as the Hindus say, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, that there is one truth and everybody's way to the truth can be different. जय हिंद। सबसे पहले नमस्ते रतन शारदा जी। नमस्कार राजलक्ष्मी जी। हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमें यकीन है कि इसके बाद सभी का मनोबल डेफिनेटली बहुत ही ऊंचा जाएगा। और एक आर्टिकल पढ़ रही थी आपका, जिसमें लिखा था भारत लीड्स द वे इन द कोविड पैंडेमिक। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये जो अभी आजकल आपको बहुत सारे न्यूज चैनल्स में और खास करके इंटरनेशनल चैनल्स में अगर आप पढ़ो तो नरेटिव ये है कि इंडिया इज कोलैप्सिंग। बहुत ही दुखद परिस्थिति है जो है, मतलब पूरे विश्व में है। लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे खास तौर पर भारत तो एकदम जैसे ध्वस्त ही हो गया है और यहाँ पर जैसे पूरे विनाश की परिस्थिति है। तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आपकी मतलब वो कौन सी दृष्टि से आप देख रहे हैं सारी परिस्थिति को? आपका दृष्टिकोण जानना मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बहुत कुतूहल हो रहा है। देखिए, संकट बहुत बड़ा है, सारी दुनिया पे संकट है कोविड का, ये तो किसी से छुपा नहीं है। और ये भी किसी छुपा नहीं है कि वुहान से ये निकला वायरस इसने सारी दुनिया को एक शताब्दी के बाद ऐसे जगह पे खड़ा किया जहाँ कब ये संकट दूर होगा, कब इसमें से बाहर आएंगे, कोई जानकारी नहीं। हम ये भी जानते हैं कि कोविड का जब पहला वेव आया था तो भारत ने तुरंत एक्शन लिया और इसके कारण बाकी विश्व के मुकाबले में हम जल्दी इस परिस्थिति से उभर पाए। लेकिन इसके बावजूद ये उस समय भी और उसके बाद भी एक चीज़ जो बहुत लोगों की नज़र में नहीं आ रही, जिस प्रकार से यूरोप के अंदर बड़े स्केल पर मृत्यु हुई, लोगों को कोविड के लिए इलाज करने में आसानी नहीं हुई, और बहुत दुखद वहाँ पर, यानी आज भी वहाँ पर न्यूयॉर्क में ऐसे ट्रक खड़े हैं जहाँ पर लाशें पिछली बार जब तक पड़ी हुई उनको अभी तक बरी कर नहीं पाए। और एक कई त्रासदियाँ हमने देखी, लोग बाहर किलोमीटर तक स्ट्रेचर खड़े थे। हमने देखा कि 60 साल के ऊपर लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। हमने देखा कि एल्डर्स होम के अंदर एक के बाद एक लोग मर गए क्योंकि तरुण लोग चले गए, कोई सेवा करने के लिए नहीं था। और वहाँ के अधिकतर लोग बूढ़े उस रोड पे रहते हैं, और 60 साल के ऊपर वालों को इलाज देना कि नहीं देना, और नहीं देना, ऐसा भी हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। इसको मैं कोई
सुपीरियर एंगल से नहीं देखता है। मानता हूँ कि हर समाज के अपने अपने संकट हैं, समाज अलग अलग तरीके से भुगतता है और हम उसको मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए और उस समाज की, उस देश की परिस्थिति के अनुसार जो कर रहे हैं उसके अनुसार वो अपने लिए अच्छा ही कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नागरिकों को बुरा नहीं चाहता। लेकिन जिस आर्थिक स्थिति में भारत है आज भी, डिस्पाइट ऑल द प्रोग्रेस, जितने लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, गाँव में हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक मिला नहीं, ये भी सच है। 70 सालों में हम इतना कर नहीं पाए। इसके बावजूद जिस प्रकार से हमने कोविड का मुकाबला किया, कई ऐसे आंकड़े हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन या बीमारी पर मिलियन और लोगों का इसमें बचना, ये सारे डिटेल है। मैं क्योंकि कोविड डिबेट में कम ही जाता हूँ क्योंकि ये कोविड डिबेट बड़ी राजनीतिक हो गई है, जबकि किसी भी संकट में सारी दुनिया में देश एक होते हैं। अमेरिका से लेकर इटली से लेकर स्पेन तक, रशिया तक, किसी भी जगह पर जब ये संकट आया तो अपोजिशन सरकार आपस में आंकड़े लेकर लड़े नहीं, सब एक साथ खड़े रहे। जो भी निर्णय सरकार ने किया उसके साथ में खड़े रहे। ये सब जगह चित्र है भारत छोड़कर। तो ऐसा क्या अलग था? अगर मैं अभी आपने कहा कि वाई भारत लीड्स द वे, अगर आप देखेंगे विश्व में दो तरह की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं या समाज व्यवस्थाएं। एक तो कैपिटलिज्म है जिसके अंदर व्यक्ति की स्वातंत्र्य बहुत जरूरी है। दे गो टू द एक्सट्रीम ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, एक्सट्रीम ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी एटसेट्रा, जिसके अंदर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। केवल राज्य का काम इतना है कि उसको वो सुरक्षा दे। और इसके कारण, और वहां पर जो एक नया ये जो मॉडर्निज्म का ट्रेंड चला कि समाज की आवश्यकता नहीं है, परिवार की आवश्यकता नहीं है, और जिसको प्रोफेसर वैद्यनाथन कहा करते हैं कि नेशनलाइज द फैमिली, यानी परिवार का सारा भार अभी सरकार उठाती है। अगर आप खासकर वेलफेयर स्टेट्स में जाएंगे तो बच्चा गर्भस्थ हुआ वहां से लेकर मृत्यु तक सारी चीजें सरकार देखभाल करती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कारण। वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसका एक्सट्रीम क्या है कि परिवार नाम की जो संस्था थी उसको कई कारणों से, अलग अलग विचारों से, नियो लेफ्ट के विचार होंगे, उसके अंदर कैपिटलिज्म के एक्सट्रीम लिबर्टी होगी, परिवार ये यूनिट टूट गई, समाज ये यूनिट टूट गई। व्यक्ति सरकार पे निर्भर करता है और सरकार व्यक्ति से टैक्स लेती है और उसके लिए जो व्यवस्था लगाती है लगा सकती है। इसके कारण भारत से 10 गुना अधिक हेल्थ बजट होने के बावजूद, 1/4 आबादी होने के बाद भी अमेरिका के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स पर डे एटसेट्रा वर वेरी हाई। और जैसे मैंने कहा एल्डर्स के अंदर लोगों की डेथ हुई, और क्यों हुई? क्योंकि परिवार नहीं है तो एल्डर्स इस तरह के एल्डर होम में थे। दूसरी प्रणाली जो कम्युनिस्ट प्रणाली है, सोशलिस्ट प्रणाली है, कम देशों में, पर अभी भी कुछ देशों में है। चाइना उसका प्रमुख एक स्थान है जहाँ पर कम्युनिज्म के नाम पे वास्तव में पार्टी कैपिटलिज्म चल रहा है, लेकिन वहाँ सारे का सारा कंट्रोल ये स्टेट के पास है। उसके अंदर इंडिविजुअल की कोई यानी औकात ही नहीं है, इंडिविजुअल की कोई अरेंजमेंट नहीं है। जो कम्युनिस्ट पार्टी कहते सबको वो करना है, उसका मतलब कुछ लोग जो कहते सबको करना है, तो वहाँ सारी व्यवस्था सरकार के केंद्र में है। वहाँ कोविड का इलाज कैसे हुआ कि होलसेल में सैनिटाइज किया गया, होलसेल में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बिल्कुल फोर्सफुली उनको रोका गया और उसको कंट्रोल में लाया गया। लेकिन उसके अंदर व्यक्ति की, इंडिविजुअल किसी की कोई स्थान नहीं था। इसके विरुद्ध जो हम भारत का समाज है, जो जैसा साउथ ईस्ट का समाज है, वहाँ परिवार व्यवस्था होने के कारण और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ डिसिप्लिन होने के कारण वो लोग इस संकट से जल्दी उबर पाए। भारत ने अलग क्या किया, जिसमें मतलब भारत शोज द वे कि भारत के अंदर आज भी परिवार व्यवस्था टिकी हुई है। आज भी व्यक्ति, परिवार, समाज और देश, इसके अंदर एक नाता है जिसके कारण जब भी कोई संकट आता है सारा समाज और सब एक साथ खड़ा हो जाता है। हमारे एल्डर्स जो है आज भी, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, आज भी माता पिता परिवार में रहते हैं, आज भी उनको संभालने वाले परिवार में। तो बाहर के देशों में जो अधिक से अधिक एल्डर्स मरे, भारत में एल्डर्स के मरने की संख्या वो उस अनुपात में बहुत कम है, क्योंकि उनको घरों में संभाला गया, घर से बाहर निकले, बच्चों ने संभाला, पोतों ने संभाला, क्योंकि जो एल्डर है उसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं हमारी है। ये सोच आज भी भारत में प्री डोमिनेंट है, जिसके कारण उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। हमने परिवारों को इकट्ठे रखा। इसके साथ ही जैसे ही संकट आया तो सारे समाज के लोग, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी होगा, आप जैसे इंडिविजुअल भी होंगे और रोटरी भी होंगे, उसके अंदर गुरुद्वारे भी होंगे, मंदिर भी होंगे, मस्जिद भी होंगी। इन सब ने मिलकर समाज का जो संकट था दूर करने के लिए सड़कों पर आ गए। कोविड का संकट होने के बावजूद, यानी जो पिछले वेव की मुझे जहाँ तक याद है, कुछ 50 लाख संख्या कार्यकर्ता उतरे थे मैदान में लोगों की देखभाल करने। फिगर्स आपके पास आप ढूंढेंगे मिल जाएंगे। और करोड़ों फूड पैकेट बांटे गए इस्कॉन के द्वारा और अलग अलग लोगों के द्वारा। तो समाज का कोई भी अंग, कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी जिसने
कोविड के समय समाज की सेवा ना की हो। जब माइग्रेंट लेबर अपने अपने शहरों से निकले अपने घर की तरफ चले, सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जगह जगह जो स्वयंसेवी संस्थाएं थे, विश्व हिंदू परिषद होंगे, सेवा भारती होगी, लोकल लोग होंगे, उन्होंने जगह जगह कैंप लगाए, उनके लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था जितना कर सके थे की। तो इसके कारण जो कोविड का जो जितना बड़ा प्रहार समाज पे होना चाहिए था नहीं हुआ। तो मैं जो कहता हूँ कि भारत लोगों से अलग क्यों है कि हमारी परिवार व्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था अब भी आपस में जुड़ने के कारण जो भी व्यक्ति को पीड़ा होती है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था वो मेरा व्यक्ति है, उसका ध्यान रखना मेरा काम है, ये भावना आज भी भारत में जिंदा है, डिस्पाइट ऑल द नियो लेफ्ट प्रोपेगेंडा टू ब्रेक द सोसाइटी, ब्रेक द फैमिलीज। उसका लाभ आज हमें दिख रहा है। तो ये जो स्वयं सेवा के द्वारा लोगों का ध्यान रखा गया, दिस द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ भारत। और वो जो हमारे संस्कार है, हमारी पुरानी सभ्यता है, जिसने इतने संकट सहे, वो आगे भी सहेगी, इसमें से बाहर आएगी। तो ये जो यूनिकनेस है हमारी, आपको मैंने पीछे आर्टिकल में देखा था जिसके अंदर समस्त महाजन करके एक संस्था है जिसने पशुओं के लिए बहुत काम किया है, कि जो हमारा कल्चरल डिफरेंस है जिसके कारण हम लोगों से अलग रहे, और हमने कोविड के अंदर सरकार से अधिक आम व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा अपने साथियों को संभालने का। आपको यहाँ भी पता है, बंबई के अंदर भी जगह जगह चालों में, मजदूरों के क्षेत्रों में जिनके काम काज छूट गए थे, उनका समाज ने ध्यान रखा। सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन उसके कई गुना ज्यादा समाज का। एक सवाल उठ रहा था जब आप कह रहे थे अबाउट द फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारे देश में है और जो अन्य देशों में जो अभी जैसे बिखर गया है। हमारे यहाँ पर भी काफी सारे फैमिलीज ऐसे हैं जो जहाँ पर इट इज न्यूक्लियर फैमिलीज, लेकिन फिर भी हमारा जैसे फोकस ये रहा, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो फेज बाय फेज वैक्सीनेशन वगैरह हुआ, इट वाज जैसे सीनियर सिटीजन को पहले वैक्सीनेट किया गया आफ्टर हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ कोर्स, लेकिन फिर उसके बाद फिर यंगस्टर्स को, और एक काफी बड़ी मात्रा में कुछ लोगों का ये कहना था कि सीनियर सिटीजन्स को घर पे ही आइसोलेशन में रख देना चाहिए, उनको वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है और उनको सबसे लास्ट में वैक्सीनेशन करना चाहिए। मतलब ये ऐसी विचारधारा भी है काफी लोगों की। तो मेरी राय में तो उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन की जरूरत है, क्योंकि घर पर रहकर भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आपकी क्या विचारधारा है इसमें? देखिए, जो जितने भी एल्डर्स घरों में बीमार हुए, आपको पता है कि एल्डर्स सेकेंड वेव में बहुत बीमार हुए और काफ़ी हताहत हुए, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली वगैरह, जो भी कांड सबको पता है। लेकिन ये एल्डर्स घर में ही थे। ऐसे एल्डर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने घर में से महीनों बाहर कदम नहीं रखा, उनको भी हो गया, क्योंकि तरुण तो बाहर जाते हैं, जो यूथ बाहर जाते हैं उनको तो होना नहीं है, तरुणों को तो होना नहीं है। होना किसको है? तो बुजुर्गों को इफेक्ट होगा, क्योंकि वो तो तगड़े हैं तरुण, उनको नहीं होगा, बच्चों को नहीं होता जल्दी। तो ये जो इन्फेक्शन लोग घर पर लेकर आते हैं, लोग घर में सहायता चाहिए, बुजुर्ग लोग घर में हैं, उनको कोई नहीं घर में तो भी उनको सहायता चाहिए, उनको सहायता चाहिए तो मेड्स और सब घर में आएंगे, वो बाहर से आएंगे। तो इसके कारण वो तो एक्सपोज है ही। आप घर में रखिए, जहाँ भी रखिए। इस वेव के अंदर जितने भी बुजुर्ग बीमार हुए, कितने लोग घर से बाहर निकले थे? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ महीनों बाहर नहीं निकले, उनको हो गया, क्योंकि घर का कोई सदस्य तो बाहर जाएगा। तो इसके कारण ये तो फैलेसी है। क्या हो गया कि हम इनको अभी ह्यूमन बींग्स को भी डिस्पोजेबल, यूटिलिटेरियन भाषा के अंदर ये डिस्पोजेबल है, ये चले भी गए तो क्या होगा? ऐसा है क्या? जो exactly. भाव रहा कि चलो बड़ी उम्र वालों को बचा के क्या करना है, हमको किसी को तो बचाना है, तो तरुणों को बचाएंगे। हम ऐसा नहीं मानते। हमारे लिए हर प्राणी उतना ही आवश्यक है, हर आत्मा उतनी इम्पोर्टेंट है, हर आत्मा उतनी अच्छी है और सभी को बचाना चाहिए। तो ये फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है कि आप घर में रहेंगे तो पूरी तरह सुरक्षित है, वो वल्नरेबल है, उनको होने के चांसेस अधिक है, इसलिए उनको लगाया। इसका विरोध अपने समाज में किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम सबको अपने बुजुर्ग पसंद है, हम सब अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। कोविड में भी की। ये विचार कहाँ से आता है? वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, जिसके अंदर व्यक्ति की एक यूटिलिटेरियन, अगर यूटिलिटी है तो उपयोग है, यूटिलिटी नहीं है, घर में पड़ा तो पड़ा रहे या मर जाए, कहीं और चला जाए। ये जो सोचा हमारी तो नहीं है ना, इसके कारण ये सोच गलत है। और ये जो इंजेक्शन का जो प्रोसेस चला, अगर ये हमारे समाज में इसके विरुद्ध भावना होती तो भावना कहीं ना कहीं प्रकट होती। 1 साल से वैक्सीनेशन कुछ महीनों से शुरू हो गया, किसी ने इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जिन्होंने कहा उन्होंने कहा तरुणों के लिए भी जल्दी करो, ऑन विच भी एग्री कि जितने जल्दी हो सके करना चाहिए। लेकिन बड़े लोग जो हैं, जो काम पे जाते हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनकी वल्नरेबिलिटी जाती है, उनको तो करना ही चाहिए। हमारे लिए तो हर जान उतनी इम्पोर्टेंट है। तो ये सोच अपनी सोच नहीं है, और ये सोच जब चली है
ये केवल एक जो कुछ चल रहा है उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलना, इसलिए यार उधार की जो बात है वेस्ट की उसको कॉपी करना, ये हमारी सोच कुछ लोगों की है और उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है सोशल मीडिया, इसलिए आपको लगता है। मैंने तो इस बारे में कम से कम आम समाज में इसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुनी। राइट। और अपने यहाँ जो नहीं न्यूक्लियर फैमिलीज है आउट ऑफ चॉइस नहीं है मैक्सिमम, इफ आई नो करेक्टली। खुद मेरे बच्चे भी, आज मेरा भी लड़का बैंगलोर गया है, अपने काम के कारण गया है। बाहर तो ऐसा कि 18 साल का हो गया बच्चा तो घर में है क्यों, निकलता क्यों नहीं। और अगर मुझे कोई बाहर वाला पूछता तो वो योर सन स्टेज विद यू टिल यू हैड बीन ट्रांसफर्ड। तो ये लड़के बच्चे ने बड़े होके बाहर ही जाना चाहिए, वो मेरे ऊपर भार नहीं होना चाहिए। एक पिक्चर में देख रहा था इन दिनों, बंद पड़ा था सब, तो उसके अंदर वो कहता है कि ये अच्छी बात है कि 18 साल तक तुमने अपने माँ बाप को एक्सप्लॉइट किया, जब तुम्हारी उम्र आई तुमने कहा माँ बाप को आज़ादी देनी है या मुझे आज़ादी चाहिए, मैं माँ बाप के यहाँ क्यों रहूँ, तो तुमने घर छोड़ दिया। ये हमारे सोच नहीं है। ये सारी सोच हमारे जो जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर या ट्रांसफर, सारा उनके जॉब के कारण है। वरना ये प्रवृत्ति कि माँ बाप को छोड़ के निकलना बहुत ही कम, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन में है। राइट। ये सवाल जरूरी था उस सेक्शन के लिए जो इस विचारधारा से है, मतलब उनको पता चले कि ये क्या अगर वो विचारधारा भारतीय है। हैं, अगर उनको पूछें कि आपके घर में आपके दादाजी बीमार हैं, उनको इलाज नहीं करें क्या, तो क्या कहेंगे वो? 99% एग्जैक्टली। बोलेंगे नहीं नहीं उनको बचाओ। ये तो एक भाव में कह राइट। देना मैं उसमें नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, सामने वाले जिनको सुना रहा हूँ कोई और है, वो हमारे ही हैं और हम भी वही लोग हैं, और मेरे माँ बाप को तो मैं उसके लिए भाग दौड़ करूंगा, यही लोग हैं। लेकिन एक वेस्टर्न इमेज एग्जैक्टली। में या कुछ तो भी है, कुछ तो भी नेगेटिव कहना है, इसलिए सरकार के विरुद्ध नेगेटिव कहना है, कुछ तो भी उल्टा कहना है इसलिए कहना है, कैसा एक फैशन है। रिबेलियस नेगेटिव एग्जैक्टली। स्टेटमेंट आना फैशन है, उसको जल्दी कवरेज मिलती है, सो कॉल्ड टीआरपी, आरटीज, लाइक्स एंड थम्स अप मिलते हैं, इसके कारण वो सोचे। वरना उनके भी घर में होगा तो मैं पक्का कहता हूँ कि वो कभी नहीं कहेंगे उनको इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे पहले लगाओ। अपने घर के बाहर बात एग्जैक्टली। करते हैं, घर में नहीं कहेंगे। सोशल मीडिया पे कहेंगे। वहां घर कहेंगे, पे वहां नहीं तो फिर मैं कोई और ही कहेंगे। हूँ ना, मैं तो हुई नहीं। तो मैं जब सोशल करेक्ट। मीडिया पे इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मेरे माँ बाप बच्चे भाई बहन कोई नहीं है, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। राइट। मेरे घर में होगा तो मैं देख लूंगा, मेरी माँ को पहले बचाऊंगा, खुद को बाद में बचाऊंगा। ये पक्का भारत के राइट। संस्कार है, और कोई भी ऐसा ही करेगा, जितना मर्जी भाषण दे ले, फाइनली राइट। खुद के लिए वो यही करेगा। राइट। आप जो सेवा की बात कर रहे थे, तो इस पर भी काफी सारे अलग अलग टिप्पणियां निकली थी कि मतलब लोगों का एक इम्प्रेशन है कि जैसे गुरुद्वारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कुछ जैसे रोटरी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये हमारे जो हिंदू टेम्पल्स, दे आर सिटिंग ऑन होर्ड्स ऑफ गोल्ड एंड मनी, और ये अपना तिजोरी क्यों नहीं खोल देते, ये अभी इनका पैसा हम लोग हॉस्पिटल बनाने में क्यों नहीं यूज करते। तो ये सब जो एक विचारधारा है कि ये इस्कॉन वगैरह ये क्या करते हैं इतने सारे पैसे, तो आपका क्या अनुभव रहा है ये सेवा के मामले में, स्पेशली अभी जैसे आपने कहा, मेरा पर्सनल भी एक एक्सपीरियंस रहा है अलॉन्ग विद आरएसएस और वीएचपी और समस्त महाजन, कि ये कितनी सारी सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। तो आपका इस पे क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, दो बातें हैं, एक तो आप जो मंदिर के बारे में कहा उसके बारे में, और बाकी सब लोगों के बारे में। तो पहले मंदिर के बारे में बात करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे बहुत सारे मीडिया में आ चुका है, मैंने एक लिंक भी डाली थी अपने आर्टिकल में, आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर टॉप के जो मंदिर हैं उन्होंने कितने करोड़ों रुपए इस काम के लिए दिए। इसलिए कहना कि मंदिर नहीं देते वो गलत है। अगर आप कहें कि केवल पैसे दिए क्या, तो ऐसा भी नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय ने पूरा अपना मंदिर खोल दिया, जैनों ने अपने मंदिर खोल दिए, यहाँ बेड लगा लो, यहाँ हॉस्पिटल बना लो, और इस प्रकार के अलग अलग लोगों ने जहां जहां लोग अपने अपने मंदिरों का स्थान दे सकते थे वो सभी पंथों ने, संप्रदायों ने दिया। तो ये कहना कि केवल कोई एक संप्रदाय कर रहा है, जैसे मैंने कहा सारे भारतीय एक ही मिट्टी के बने, एक ही डीएनए, सबकी सेवा की भावना, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो इवन मस्जिद के मैंने उदाहरण सुने हैं। मैं चर्च की बात इसलिए नहीं करता कि चर्च का साथ में कन्वर्जन का भी उसका उनका इंटरेस्ट है। मैं कि पढ़ रहा था कि वो, मैं तो पहले भी उदाहरण बहुत है मेरे पास कि हर वो जब सेवा करते हैं साथ में कन्वर्जन का पैरेलल चलता है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, काम उन्होंने भी किया है। लेकिन समाज के हर पंथ संप्रदाय ने काम किया है। किसी ने कोविड सेंटर खोला है, किसी ने अपना मंदिर दे दिया, किसी ने पैसे तो करोड़ों रुपए देगा, हिसाब ही नहीं है, ने करोड़ों रुपए दिए। जिन जैनियों की बात करते हैं, जैनियों ने मंदिरों के थ्रू डायरेक्टली करोड़ों रुपए दिए, सहायता की। तो इस प्रकार से ये तो कहना कि एक ही वर्ग कर रहा है, केवल फूट डालने की बात है, बिल्कुल सच नहीं है।
अब आते हैं मंदिर के ऊपर। ऐसे मैंने अलग अलग संप्रदायों के कई उदाहरण दिए हैं। इस्कॉन का उदाहरण सबको पता है, सबसे बड़ा ये अपना भोजन बांटने का काम इस्कॉन वालों ने किया, सबको पता है। और बाकी कई उदाहरण हैं जो मैंने लेख में लिखे हैं, आपको मिलेंगे। मेरा मुद्दा ये है कि समाज का हर वर्ग अपने अपने से काम कर रहा है, चाहे कितनी भी छोटी जाति संस्था हो, कितना भी छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो। और अभी आते हैं कि मंदिर कम क्यों देते हैं, मंदिर क्या करते हैं। आप इस मूवमेंट से जुड़ी हैं, सबसे ये जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर क्यों नहीं करते, उन्हें कितने लोगों को पता है, कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मंदिर, जितने भी अच्छे मंदिर हैं, वो सारे सरकार के कब्जे में हैं। ये हालत है कि करोड़ों का बजट होने के बावजूद तिरुपति मंदिर ने कोविड के समय अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी, पब्लिकली डिक्लेयर किया राइट। हमारे पैसे नहीं, पैसे गए कहाँ। राइट। जिसकी हुंडी के अंदर सबसे सबसे जिसको कहते हैं कि सबसे धनाढ़ जिस भगवान को माना जाता है, तिरुपति बालाजी को, जिसके अंदर लोग हुंडियां डालते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं, हिसाब है उसका, वो संपत्ति गई कहाँ। अगर आज और ट्रस्ट कहता है कि एग्जैक्टली। तनख्वाह देने के लिए पैसे ने, पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो करोड़ों की संपत्ति सरकार के अधीन है, ये अंग्रेजों का कानून था जो तमिलनाडु में बना, केरल में बना, जिसका उपयोग आंध्र में भी किया गया, अधिकतर दक्षिण में, और बाकी जगह भी, सब जगह इसका उपयोग होता है। तो जो मंदिर अच्छा, एक समृद्ध मंदिर लगा, उस भगवान जी को अपने कब्जे में कर लो। अब कब्जे में करने के बाद मैं जानता हूं कि तिरुपति का मैंने आर्टिकल लिखा था, करोड़ों रुपए सरकारी इरिगेशन प्रोजेक्ट में यूज हुए, मदरसों में यूज हुए, चर्चेज में यूज हुए, और उनकी लाखों एकड़ जमीन खा गए लोग। उस समय सरकार क्या कर रही थी, यानी जो संपत्ति है वो केवल संपत्ति ऐसी है जिसको ये नाक बन के बैठे हैं और जिसका उपयोग अपने लिए करते हैं। पुजारियों को केवल 1800 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, 1200 मिलती है, और सफाई करने वालों को 8000 मिलती है। उसको भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो अपने सालों साल देके समर्पित होकर जिसने विद्या ग्रहण की, जो मंदिर चला रहे हैं, उनके पुजारियों को इतने पैसे मिलने चाहिए। तो ये जो ये भावना उठी, इसका कारण, जो मूल कारण है, किसी ने सोचा नहीं कि मंदिर हिंदू समाज के हाथ में नहीं है। अगर हिंदू समाज के हाथ में होते तो गुरुकुल बंद ना होते, संस्कृत विद्यालय बंद ना होते, कि उनको सरकारी ग्रांट उनको नहीं मिलता है, और उनको चलाने वाले जो मंदिर थे पुराने जमाने में, मंदिरों के ऊपर सरकार बैठ गई है, तो सारे जो सांस्कृतिक केंद्र धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो ये जो एक अलग विषय है, उस विषय को इसमें जोड़ना केवल अज्ञानता की बात है, और एक विशैला वातावरण क्रिएट करना कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपस में भेदभाव करना, ये उसका कारण है, और कोई भी कारण नहीं है। सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को हमने शाबाशी देनी है, चाहे वो 10 बेड लगा के बैठा है, चाहे वो कितना भी काम कर रहा है। अब आते हैं संघ और उससे जुड़ी संस्थाओं के साथ में। तो पिछले बार, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार एक स्ट्रेस अलग था, क्या करना, उस समय एम्बुलेंसेस थे, फूड पैकेट थे, लोगों के लिए काढ़े की व्यवस्था थी, बीमार हुआ उसकी व्यवस्था लगाना, वगैरह वगैरह। इस बार जो सेकेंड वेव है तो बहुत ही भयंकर आई है, उसके अंदर जो जो कर सकता है उसने किया है। तो इसमें भी थोड़ा, एक तो वैसे ही शुरुआत में होने में देर लगी, क्योंकि अंदाजे से बहुत तेजी से लहर आई, लेकिन अगर आप काम देखेंगे तो मैं केवल उदाहरण दूंगा 15 मई तक का। संघ के थ्रू सेवा भारती संस्था जो सारे संस्थाओं को कोऑर्डिनेट करती है, 303 एम्बुलेंसेज केवल डेड बॉडीज उठाने में लगी हुई थी। 816 क्रिमेशन ग्राउंड्स पे आरएसएस के लोग काम कर रहे थे क्रिमेशन मदद करने के लिए। काउंसिलिंग के 1242 सेंटर्स थे, जिसमें 75,000 लोगों को काउंसिलिंग दी गई, 75,000। आयुर्वेदिक काढ़ा 4 मिलियन 40 लाख लोगों को पिलाया गया। ब्लड डोनेशन में 44,000 बॉटल्स खून की इकट्ठी की गई। प्लाज्मा का भी कुछ ऐसा, कुछ हजारों में हिसाब है, 400 अपना 4,193 पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया गया। और वैक्सीनेशन सेंटर में 2,904 वैक्सीनेशन सेंटर पे काम शुरू किया, जिसमें 1.4 मिलियन 14 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगे। और 4,773 4,773 जगह पे उन्होंने असिस्ट किया वैक्सीनेशन के लिए। कोविड केयर सेंटर में 118 सिटीज में 7,476 बेड्स, 80,000 पेशेंट्स और 2,285 ऑक्सीजन पेशेंट्स बेड, और 1,989 वॉलंटियर्स ने काम किया। गवर्नमेंट के कोविड सेंटर में 762 सिटीज में काम किया, 819 सेंटर्स चलाए, और ऑनलाइन डॉक्टर्स की सेवा, इसके अंदर 4,445 डॉक्टर लगे, और 1,399 इन स्थानों पे ऑनलाइन हेल्प चलाई गई, हेल्पलाइन 3,770 जगह पे चलाई गई। कोविड आइसोलेशन सेंटर 287 सिटीज, 9,398 बेड्स, और फूड जो था 5.3 लाख लोगों को फूड पहुंचाया गया, 3,315 जगह पे, कुछ आंकड़े। तब अंदाजा करिए केवल संघ से रिलेटेड लोग कर रहे हैं, इसके अलावा कितने लोग कर रहे हैं।
उसके अंदर गुरुद्वारा आ गया, स्वामीनारायण आ गया, जैन आ गए, आप जैसे लोग आ गए, उसके अंदर छोटी छोटी सारी संस्थाएं आ गई, महाजन समस्त महाजन आ गई, जैनी संप्रदाय आ गया अलग अलग, और इस हर तरह के लोग, सभी लोग इस काम में लगे हैं। रोटरी लगे हुए, लायंस लगे होंगे, भारत विकास परिषद लगी होगी। लेकिन ये इस समय ये गिनने की बातें कौन कितना कर रहा है? मुख्य मुद्दा ये है कि समाज का हर वर्ग अपने से जो कम, जो जिसका हालत है, जो अपने से कम जिसको इस समय परिस्थिति है, उसको किसी न किसी तरह सहायता करना, किसी भी तरह सहायता करना। आज मेरा एक फोन आया था, बोलता है कि इतने लोगों को मैं मदद कर रहा था, सीए लॉयर है चेन्नई का, कि मुझे हॉस्पिटल से फोन आते हैं कि उसको कहीं पहुंचाने के लिए, उसको बेड देने के लिए, परिस्थिति खराब थी। पर समाज ने विद्रोह नहीं किया, समाज उसमें जुट गया। ये जो हमारी बाकी जगह से अंतर है, इसको पहचानिए कि अगर पता चलता ऑक्सीजन है तो आज चलो ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर आरएसएस रिलेटेड संस्था ने 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सेंटर खोले कि ऑक्सीजन आ जाओ, फ्री में भरवा के ले जाओ, कॉन्सेंट्रेटर ले जाओ, बिना फी के केवल डिपॉजिट दे के ले जाओ। ये सारे जो काम है, rather than creating a bad will and rather than creating bitter atmosphere, here is an idea to somehow support whatever we can do, because we know that government cannot tackle such a huge disaster. Nobody can. When your population is more than equal to all the European countries together, when your population is 4 times the population of USA, you don't, and your health infrastructure not built for last so many years, now it is being built, and state governments totally refuse to take their responsibilities in most of the places. When your state government say कि भैया कोविड का इंजेक्शन मत लगाओ, हमें डाउट है, ये क्या है, कभी सुअर, कभी गाय, कभी पेशाब, कुछ ना कुछ बातें करके रोकना और भ्रम पैदा करना है, अगर ऐसे पॉलिटिक्स खेला जाएगा तो उसमें समाज ही वो सेवा कर सकता है। ये अपेक्षा पॉलिटिकल पार्टी से करना बेकार है। इसके कारण दैट इज द क्रक्स कि हम अपने लिए खुद समाज के लोग खड़े रहे, और ये हमारा मॉडल है समाज का, आज का नहीं है। शुरू से गांव के अंदर पंचायत थी, सेठ लोग धर्मशाला बनाते थे, सेठ लोग कुएं खुदवाते थे, सब राजा तो नहीं करते थे, दवाखाने बनवाते थे, चिकित्सालय बनवाते थे, ये सारा लोग धनाढ़ लोग करते थे, समाज के लोग करते थे, और वही आज हम कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि हर व्यक्ति केपेबल है। इसके कारण इसको उस दिशा में लेके जाना कि किसने किया, इसने नहीं किया, ये कर रहा वो करने, जो मुख्य मुद्दा है कि मंदिरों का पैसा सरकार उपयोग करती है, जहाँ फेल होती है पैसे उठा लेती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हजारों करोड़ मंदिरों, सैकड़ों करोड़ मंदिरों से गए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और मंदिरों ने दरवाजे खुले किए हैं, हर संप्रदाय के मंदिर में, पूजा स्थलों ने, कि यहाँ पर आप जो कर सकते हो करो। हमारे पवई में भी जैन मंदिर के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर खुला हुआ है, और कितने सेंटर खुले मैं जानता नहीं। तो इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैंने तो कहा जाति संस्थाएं छोटी छोटी, कोई पर्टिकुलर जाति, हम कास्टिज्म को बुरा मानते हैं, उन जाति संस्थानों ने अच्छा काम किया। और आप सदगुरुओं को, गुरुओं को गालियां दे लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली एंटी हिंदू माइंडसेट है। इसके अंदर कोई ये नहीं चाहता कि समाज का कुछ भला, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटी हिंदू माइंडसेट है, जहां मौका मिले जहर बोलो, जहां मौका मिले बदनाम करो, उसके पीछे ये सोच है। और हमें एक दूसरे से कंपटीशन में उतरना ही नहीं है। कंपटीशन अच्छे काम की, नाम किसका होता है कंपटीशन में, किसी तरह उतरना नहीं है। हमारे गुप्तदान की प्रथा थी, आज संघ बताता है क्योंकि लोगों को लगता है, लोगों को बदनाम करने का शौक है, इसलिए संघ बताता है, इसलिए मैंने आपको बताया, वरना हमारे देश में गुप्तदान की प्रथा थी। आपने जो लिस्ट पढ़ा, इट वाज रियली एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इतनी सारी चीजें करनी है ये स्पेशली संघ और इतनी सारी संस्थाएं, दैट इट इज रियली। और आप समस्त महाजन के बारे में भी बता रहे थे। आपको ये भी आश्चर्य होगा कि संघ जब बोलता है तो ये नहीं कि संघ अकेला कर रहा है। मैं मुंबई में जानता हूँ कि जब फूड पैकेट पिछली बार बढ़ रहे थे, लाखों, रोज एक दिन का 1 लाख पैकेट जा रहा था, उसके 4 कुकिंग किचन सेंटर थे, भाईंदर से लेकर अंधेरी तक और आगे भी। उसके अंदर कई संस्थाओं ने अपने नाम न करते हुए, सारे प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, उन्होंने कहा आप करो, हम आपके साथ हैं, हमको पैसे देंगे, सब करेंगे। यहाँ एक संस्था पवई में जिसने कहा कि आप हमको लिस्ट दे दो राशन किट, हम देंगे, हमें नाम नहीं चाहिए। वो गए, वहां राशन किट उन्होंने दी इंडिविजुअल नाम के साथ में। तो ये अपने समाज का स्वभाव है। राइट। और एक और बात थी संघ से जुड़ा हुआ कि जैसे अभी पिछले दिनों में वो सुर्खियों में आ रहा था, जो IMA के प्रेसिडेंट वो अगर कहते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ जीसस ये सारा जो पैंडेमिक है ये अभी निकल जाएगा, तो वो अगर ये कहते हैं तो वो तो बड़ी मतलब एकदम स्पिरिचुअल अच्छी बात है। और वही अगर RSS के कुछ युवा समाज के कल्याण के लिए हवन करते हैं तो वो बड़ा ही एकदम पिछड़ा और प्री हिस्टोरिक बात है। तो ये जो
आयुर्वेद और ये जो काउ पिस ड्रिंकर्स, ये गौमूत्र पीने वाले, तो कहते हैं कि काउ डंग स्मेयरिंग, ये सब जो एकदम डिफेमेटरी जो बातें करते रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हिंदू फोबिया क्रिएट करने की बहुत कोशिश हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि हिंदू एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके अंदर सैकड़ों संप्रदाय हैं, जो सभी कहते हैं कि एकम सत्य बहुधा वदन्ति, कि अब एक ही सत्य है, अलग अलग भाषा में लोग कहते हैं, अलग अलग मार्ग से अंत में एक ही भगवान के पास जाना है। ये बेसिक फिलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी ऐसी है जो बाकी सारे जो इस समय के प्रेवलेंट रिलीजन है, चाहे कम्युनिज्म हो, कम्युनिज्म भी रिलीजन है एक तरह का, और क्योंकि वो भी क्लोज आइडियोलॉजी जिसके अंदर आप कुछ अलग कुछ कर नहीं सकते, उनको सत्य मानेंगे तो ठीक है, वरना आप उनके दुश्मन है। उसी तरह इस्लाम है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी, जिसके अंदर आपका सत्य सत्य है, बाकी सारा फॉल्स है, मेरा भगवान सत्य है, बाकी सारे फॉल्स गॉड है। ये एक तरफ ये सारी विचारधारा, एक तरफ हिंदू विचारधारा जो सबको समान सम्मान देकर आगे समाज को लेके जाने की बात करती है, तो सीधा विरोधाभास तो है ही। तो ये सारी शक्तियां, ऐसा विचार जो सारी दुनिया में शांति ला सकता है, सबको इकट्ठा ला सकता है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर उन्होंने देना चाहिए। एक तो हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संप्रदायों के बारे में किसी ने पढ़ा नहीं, वेद उपनिषद पढ़े नहीं, हिंदू पद्धतियां पढ़ी नहीं, अज्ञान है। दूसरा, एक मन के अंदर जो उनको लगातार इंटेलेक्चुअल इनपुट मिले हैं इतने सालों से, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, जो पूरा उस समय के जो सारे इंटेलेक्चुअल आज जो बैठे हैं किसी न सेमिनार से कनेक्टेड है। आपको पता होगा बेंटी डोनेगर भी ऐसे यूनिवर्सिटी के भाग से आती है जो एक सेमिनरी से जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे विद्वान यूनिवर्सिटी चर्च द्वारा फाइनेंस उनके डिपार्टमेंट, जहां पर यही विचार होता है, तो नेचुरली ये मानते ही हैं कि हमारे सिवा सारे झूठे हैं, वो सारे सिंफुल लोग हैं, फॉलन लोग हैं। तो वहां से आप हिंदू धर्म की अच्छी बातें सुने तो अपेक्षा है ही नहीं। और दूसरी तरफ एक पूरा वर्ग है जो कहता है कि मेरे सिवा तो कोई और है ही नहीं, तो सारे जो एविल है, ये जा रहे काफिर, इनको समाप्त करना है या इनको कन्वर्ट करना है, समाप्त करना है। इसके अंदर नेचुरली हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए सारे जो एक ही भाग है सनातन धर्म का, ये सभी के लिए जगह उनको श्रिंक करनी है, बाद में क्या आपस में लड़ मरे हो। आप देखेंगे जहां पर इस्लामिक सत्ता आती है वहां पर शिया सुन्नी की लड़ाई होती है। तो इसके कारण पहला तो ये कारण है। दूसरा, एक हिंदूफोबिक नैरेटिव लगातार चल रहा है जो हमारे देश में तो 70 साल से चल ही रहा है। कम्युनिस्ट रिलीजन को मानते रहे, रिलीजन कम्युनिस्टों का दुश्मन है, उनका रिलीजन स्वयं का सत्य है, बाकी सारा झूठ है। वो सत्य साबित करने के उन्होंने 10 करोड़ से अधिक लोग दुनिया भर में मार डाले, और यहाँ भी नक्सलवाड़ी वाले वही कर रहे हैं, वहाँ वायलेंस भी यही चल रहा है। तो ये सारा जो चल रहा है, इसके अंदर ये बात चलना कोई बहुत एक अनोखी बात नहीं है, ये तो चलेगी, लेकिन इसको कहाँ तक खींच कर लेके जाना, उसके कारण कैसे उसके अंदर बार बार इसका विरोध करना, ये तो एक अलग विषय, पूरा पॉलिटिकल विषय भी। जहां तक वो IMA का प्रमुख है, वो क्रिश्चियन है, खुशी की बात है, उसको लगता है जीसस सब कुछ कर सकता है, खुशी की बात है। लेकिन वो IMA के प्रेसिडेंट के नाते कहे और वो बाद में कहीं और कोई बात करे, उसको कहे कि इसके ऊपर केस कर दो, ये तो उचित नहीं है। तो ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि झगड़ा आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी कम से कम भारत में तो नहीं होना चाहिए। एलोपैथी 500 साल पुरानी, आयुर्वेद 5000 साल पुरानी। भाई 5000 पुरानी ज्ञान परंपरा को हम कहें कि ये तो क्वैकरी है, और जो 500 साल पहले वो सही है। एलोपैथी के जो इलाज कोविड के लिए किए गए, उन्होंने टेस्ट ट्रायल एंड एरर किए, कुछ दवाइयां चली, कुछ नहीं चली। 2 दवाइयां चल के लोग ठीक हुए ऐसा मानते थे, वो दवाइयां सारी गलत है, वही WHO कर रहा है, वही मेडिकल प्रोफेशन कह रहा है। हम उसको तो नकारते नहीं, हम ये तो नहीं कहते इन्होंने गलत किया। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने मानवता के लिए किया, लोग अच्छे हुए, कुछ लोग नहीं भी अच्छे हुए, लेकिन वो सब सच है। और आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट है वो गलत है। अगर आप माने भारत के अंदर जो लोग घर में लगातार दही, अपना हल्दी वाला दूध पीते रहे, काढ़े पीते रहे, वो ठीक रहे, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। हम ये तो मान सकते कि हमारे अधिक से अधिक लोग इसलिए स्वस्थ रहे कि वो भारत की जो दादी माँ के नुस्खे घर में उपयोग कर रहे थे। तो जलती होगी, कुछ और होगा, गरारे होंगे, स्टीमिंग होगा, सब दादी मामी के नुस्खे सारे हमने अपना अपनाए, काढ़े से लेकर हर चीज का, नाक में घी डालो, तेल डालो, वगैरह वगैरह। और जहां तक गौमूत्र का सवाल है, उसके 3 पेटेंट तो वर्ल्ड में चले हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमको पता है क्या क्या है। तो किसी बात को इसलिए नकारना कि आयुर्वेद की है, गलत है। इस देश में अगर आयुर्वेद और एलोपैथी एक साथ बैठ के नहीं काम कर सकते तो कहाँ करेंगे? अगर आयुष मिनिस्ट्री आयुर्वेद में आने वाले दवाइयों को प्रमोट नहीं करती तो कौन करेगी? ये भी आप तो कोरोनिल छोड़ दीजिए, बाबा की बात छोड़ दीजिए, आयुर कोरो 3 के नाम से IIT के प्रोफेसर के कंसल्टेंसी में आयुर्वेद के लोगों ने बनाई, और उसकी वीडियो कल भी आई थी, मैंने कल भी उसको ट्वीट में डाला है, जहां पर हजारों लोगों से लाभ हुआ है। उसको प्रमोट क्या नहीं किया जा सकता? जब पता है कि एलोपैथी का जो इलाज बहुत महंगा है, प्रिवेंटिव नहीं क्यूरेटिव है,
तो प्रिवेंटिव इलाज तो पहले करना चाहिए, और अगर वो सस्ता है, वो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को फायदा होता है उससे, तो क्यों नहीं प्रमोट करना चाहिए। तो आयुर्वेद की अच्छी बातें एलोपैथी को स्वीकार करनी चाहिए। एलोपैथी के टेस्ट ट्रायल के मेथोडोलॉजी जो अभी डेवलप हुए हैं, जिसके कारण आप क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, उसको आयुर्वेद ने स्वीकार करना चाहिए, ताकि उसको जो वर्ल्ड जो रिकग्निशन चाहता है, वो स्टैंडर्ड चाहता है, वो दिखा सकें। लेकिन एक विरुद्ध अलग, ये सोच बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। अगर उनमें कोई भी एक व्यक्ति कुछ गलत करता है, बोलता है, तो उसके कारण सारी उस पैथी को गलत कहना, चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद, ये हमारे को शोभा नहीं देता। इस समय बिल्कुल आदर्श समय, जिसके अंदर हम आयुर्वेद की अच्छी बातें जो कि पिछले 1 साल में प्रूव हो चुकी हैं, उसको अपने जीवन पद्धति में अपनाएं। प्राणायाम सारी दुनिया कर रही है, योग सारी दुनिया कर रही है, और ये माना जा रहा है कि यही सारी चीजें और ये हल्दी और ये सबसे आगे बचा रहेगा। और कई जो भी काढ़े दक्षिण से आते हैं, जहां से आते हैं, उनको पता है आज नहीं बने हैं। अगर आज कोडालीर करके जो भी एक काढ़ा और उसकी गोलियां बनी, आज नहीं बनी, सिद्ध मेडिसिन है, हजारों साल पुरानी, तो उनका उपयोग क्यों ना करें, और उसको प्रूफ क्यों मांगे। हमने यहाँ से प्रूफ मांगा था कि एमसीपी ठीक होता है कि नहीं होता है। ये जो वैक्सीन लगी, फाइजर की वैक्सीन से यूरोप के अंदर 12 लोग एक साथ मरे, उसकी इंक्वायरी करके उन्होंने किसी ने जस्टिफाई किया कि हमारी दवाई से नहीं मरे, ये हुआ वगैरह वगैरह। कोवैक्सीन से कोई नहीं मरा, किसी का उसका रिकॉर्ड है, कोवैक्सीन को नहीं लगाना। तो हमारी सोच में एक तरह की नेगेटिविटी है। इसके कारण जो आरएसएस ने पॉजिटिविटी अनलिमिटेड करके 4 दिन का प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर कई बड़े बड़े गुरु संत महात्मा आए थे, दैट पॉजिटिव इज रिक्वायर्ड, दैट सेंस ऑफ सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, sense of conflict has to go if you want to live peaceful, happily and with a positive mindset in Bharat in this time of COVID. अगर नेगेटिविटी लेके चलेंगे, झगड़े डालेंगे, तो आदमी जो बीमारी होगी बीमार होगा। तो इसके कारण ये सोचना, ये सोच ही गलत है। मैं ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं मानता हूँ। और एक आईएमए जैसे पद पर, और ये आईएमए वॉलंटरी संस्था है, किसी को पता नहीं था, एमसीए एक्चुअल संस्था है, जो कि रिकॉग्नाइज सरकार के साथ प्रमोटेड संस्था है। एक वॉलंटरी संस्था खाने पीने के वस्तुओं को सर्टिफिकेट दे रही है कि ये आईएमए के हिसाब से ये डेंटल क्रीम बड़ी अच्छी है, आईएमए के हिसाब से तेल बड़ा अच्छा है, वही आईएमए के सर्टिफिकेट, उसके पैसे बनाती है वो। तो वॉलंटरी संस्थाओं को इस प्रकार के सर्टिफिकेट देना जो उनके प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, उचित है क्या? ये सवाल हमको अपने आप से पूछना चाहिए। तो कई चीजें बाहर आई है, जिसका जैसे कहते हैं कि ऐसी बातों से अच्छी बातें भी निकलती हैं, लेकिन बेसिकली देयर इज नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर। ये सरकार कर सकती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री कर सकती है, लेकिन उसको केवल स्टंट की तरह प्रस्तुत करना, केवल ये करना। अगर कोई कोरोना की बात चली, उसके क्लिनिकल ट्रायल अच्छे कैसे, इसके लिए सरकार ने बंद किया, मुझे नहीं पता। और अगर आईएमए कुछ, अगर ये मेडिकल काउंसिल के ट्रीटमेंट के एसओपी बदलते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। इसी तरह आयुर्वेद जो अच्छा दे रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। और कैसे दोनों का, आज किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए, आपको अगर कोविड हुआ, मुझे हुआ था, वो बताते हैं प्राणायाम करो, आप ये करो, वो करो, गरारे करो, यही जो हमारे दादी नानी कहते आए हैं, वो इस बात को मानते हैं। मेरा फैमिली डॉक्टर था जो हमेशा बोलता था, ये ठीक है शारदा जी, आप ये 4 काम करो, आपकी सर्दी जुकाम चला जाएगा। उसको स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? हम उसको इनकार क्यों करते हैं? हम गाय को, अब हिंदू और आयुर्वेद से निकला, इसके लिए वो कोई भी योगाचार्य भी बेवकूफ है, वो सारी बातें भी गलत है। अरे आपने साइंटिफिक एविडेंस देखा क्या? नहीं देखा। इनॉकुलेशन हमारे यहाँ शुरू हुए थे, आज से हमारा सैकड़ों साल पहले हम लोग इनॉकुलेशन करते थे, अंग्रेजों ने रिकॉर्ड किया, धर्मपाल की किताब में है कि चेचक का इलाज इनॉकुलेशन, हाथ में छोटा चीरा देना, उसमें दवाई लगाना। जो मैं स्कूल में था तब भी अपने माता पिता पूछना, तो हल्का सा चीरा देते थे, दवाई रखते थे, हर साल वो लगती थी वो दवाई। तो इनॉकुलेशन भी हमने खड़ा किया दुनिया के अंदर, उसको स्वीकार करें। कितने लोगों को पता है कि इनॉकुलेशन की हमारे प्रथा, अंग्रेज डरते थे कि क्या कर रहे हैं लोग। तो अगर हमारे को अच्छी ज्ञान परंपरा है, उसको स्वीकार करें ना, उसके ऊपर रिसर्च करें। वो कहे गए चरक और समिता, चरक जी ने कह दिया, सुश्रुत ने कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया, अभी हम कोई ट्रायल के लिए जाने को तैयार नहीं, ये भी एटीट्यूड गलत है। और जो कुछ उन्होंने कहा सही नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि आदमी तो वही है, शरीर वही है। तो अगर शरीर वही है, तो आयुर्वेद जो नाड़ी देख के आपको बताता था आपने दोष क्या है, वो गलत है। तिब्बत का वैद्य, भारत का वैद्य पुराना नाड़ी देख के बताता था आपको क्या हुआ। आज क्या कहते डॉक्टर पूछते तुम्हें क्या हुआ? तो कुछ तो फर्क है। हम जब फर्क समझेंगे तो हम दोनों को अप्रिशिएट करेंगे। जब उसका पैटेंट और उसका जो एक सर्टिफिकेशन मिलेगा वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज, तभी हमारे लोग
वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये तो फिर अभी ठीक है। कुर्कुमिन नाम मतलब से ढेरों ये इम्यूनिटी की गोलियां बिक रही हैं, बहुत महंगी बिक रही है, राइट? बाहर से, यहाँ से है क्या? यानी वो हल्दी है ना, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। अब वो मिल्क yes, लाते बड़े खुश होकर पीते हैं, बाहर के तो हम भी पियेंगे। ये तो एक अलग है, मतलब ये तो हमारी जो क्वेश्चन को देखने की अलग है। लेकिन जो हमारे पास एग्जैक्टली। ज्ञान है, जिसको ले जाके बाहर वाले हर्बल मेडिसिन के नाम पे आयुर्वेद हमको पेल रहे हैं, जो यहाँ से सारे सिक्सचर चोरी हुए, पर जो है उसको तो उपयोग कर लें, उसको प्रमाणित राइट। कर दें। और हम एक तरफ आयुर्वेद प्रमाणित करें, एक तरफ उसको एलोपैथी स्वीकार करें। और जहां पर दवाई मिक्स देना डेंजरस है, तो कौन सी दवाई कौन सी हालत में दी जा सकती है, इसके बारे में बैठ के इसके ऊपर एक्सपर्ट राय करें, इसके ऊपर रिसर्च हो। सबसे आइडियल टाइम है इस समय। राइट। और एक सबसे आखिरी सवाल ये है, जब मुझे पता है कि आपको भी जरा वक्त की पाबंदी है, नहीं नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, आजकल तो सब लोग घर पे ही हैं, इतनी भी पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि लंबी चर्चा लोग आधे में छोड़ देते हैं, खुद मैं तो छोड़ देता हूँ। मैं मान के उत्तर तो दूंगा कि शायद लोग ना छोड़ते हो। तो फिर एक पार्टिंग कमेंट जैसे कहिए, या फिर एक एक सवाल ये है कि आप खुद भी कोरोना से लड़े हैं, उसमें से उभरे हैं, और सो यू कैन बी कॉल्ड एज नॉट जस्ट सर्वाइवर, बट आई वुड कॉल यू अ कोरोना वॉरियर, क्योंकि आई डोंट नो आपने जो व्हाई पेशेंट कैन बी कॉल्ड अ वॉरियर, क्या उसने वॉर की? वॉर तो सिर्फ उसने डॉक्टर ने की। तो नहीं वी अभी आर कोरोना सर्वाइवर्स, एंड दोज हु हैव फॉट वेरी हार्ड एंड स्टिल कम आउट वेल, दे मे बी कॉल्ड वॉरियर्स। बट वॉरियर्स तो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, हमारे हेल्थ वर्कर हैं। हम तो वॉरियर नहीं है, हम तो शिकार हुए, उन्होंने हमें बचा लिया। नहीं, फिर भी आप इतने लोगों को जैसे मार्गदर्शन करते हैं, आप सही राह दिखाते हैं इतने सारे लोगों को, तो मुझे आशा है कि आप हमारे जो अभी जो व्यूअर्स हैं उनको आप एक अच्छा कमेंट देंगे, एक अच्छा एक कुछ उपदेश देंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने वातावरण को सुरक्षित रखें, और जैसे वो हम में से हर कोई एक योद्धा बन सकता है, सेवा के जरिए हो, या कोई मतलब जो भी वो जो भी कर सके, जिस तरीके से भी हो, वो हमारे देश के लिए कुछ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सके, तो उसके लिए आपकी क्या एक देखिए, सजेशन रहेगी? अभी दोबारा जो लॉकडाउन का बहुत लंबा दौर चला है, उसके अंदर कोविड फिर कंट्रोल में है, इसका सीधा मतलब है कि वास्तव में प्रिवेंशन और अपना प्रोटेक्शन, यही कोविड के सामने लड़ने की सबसे बड़ी एक हथियार है। तो सबसे पहले तो कि हम उसका फॉलो करें अपने सारी चीज़ों का। और मैं ट्रैवल करके बैंगलोर गया था, मुझे पता नहीं फ्लाइट में, मुझे पता नहीं टैक्सी में, आई डोंट नो, कोशिश की, लेकिन वो कहीं से भी आता है ये हम मानते हैं। लेकिन जितना हो सके हम अपना जो ध्यान रखें, इनडिसिप्लिन ना करें अपनी लाइफ के साथ, चाहे मास्क है, चाहे हाथ धोना है, चाहे डिस्टेंस है, सबसे बड़ा यही इलाज है। बाकी सारे इलाज उसके ऊपर के इलाज है। जितना हम अपने को बचा सकें, आवश्यक है, उसके बाद भी हो सकता है किसी को हो जाए, लेकिन इसको अपने आप को चैलेंज करना कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो मास्क के बिना घूम सकता हूँ, घूम सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ, ये सोचना गलत है। पहली बात, जो प्रिवेंटिव जो इलाज है हम सब करें, डिसिप्लिन में रहे, जो कुछ है उसका जो प्रिवेंटिव मेजर जो हमको आज सरकार बता रही है, हमारे आयुर्वेद वाले लोग बता रहे हैं, डॉक्टर भी वही बातें बता रहे हैं, सब हम फॉलो करें। और अगर हो गया तो अपने आप को जो डॉक्टर या अपना जो भी इलाज बता रहा है उसको शांति से ऑप्टिमिस्टिकली भगवान के ऊपर छोड़ के इलाज करा। उसके अंदर आधा नुस्खा इसका, आधा नुस्खा ऐसा, मुझे हो गया, मेरा क्या होगा। 1.04% लोग इसमें आहत हुए हैं या गए हैं, बाकी सभी बचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपना माइंड को काम रखना, अपने माइंड को पॉजिटिव। हो गया तो भगवान पे छोड़िए, भगवान अच्छा ही करेगा, सब मान के चलिए, शांत रहिए, जो डॉक्टर बोलता है उसको फॉलो करिए, जो उसके अंदर एडिशनल जो घरेलू इलाज है जो वैलिड है वो सब करते रहिए। किसी का 7 दिन में ठीक होगा, किसी को 14 दिन में ठीक होगा, हो सकता है जितना होगा तो चीज है। लेकिन शांत रहना, पॉजिटिव रहना, चाहे उसके अंदर आप भगवान का नाम लीजिए, भजन सुनिए, चाहे आप गजल सुनिए, जो आपको पसंद है, म्यूजिक इज द बेस्ट पैलिएटिव। लेकिन मन को शांत रखना। मुझे डॉक्टर ने कहा कि शारीरिक नहीं, ये नहीं कि आप बेड पे पड़े, मस्तिष्क को भी शांत करेंगे, मस्तिष्क से आपकी बीमारी कंट्रोल हो रही है फ्रॉम माई माइंड। सो डू राइट। नॉट गेट इनटू एजिटेटेड मूड, डू नॉट सी न्यूज और वॉट एवर इन एजिटेटेड फॉर्म। जैसे मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया था जब मैं बीमार था, केवल ओपन करके क्लोज करके टिक हटाना, ये मेरा काम था। मैंने फेसबुक बंद कर दिया, फेसबुक तो ऑब्ituary कॉलम बन गया आजकल, मतलब हर बेचारे के साथ इतनी दुर्गति है, वैसे ही सारे उसको देखना बंद कर दिया था, फोन लेना बंद कर दिया था कि लोग सलाह बहुत देते हैं। तो मैं कहता था भैया डॉक्टर ने सलाह दे दी, जो मैंने करना था मैंने एक साथ सलाह मान ली, अब मुझे हो गया, अब जो कहेगा मैं करूंगा। तो ये सलाह मुफ्त की देना,
बताना रहे ये भी हो सकता है, ये सब बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने आप को आइसोलेट इन एवरी सेंस कर लीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आइसोलेट कर लीजिए। अपने जो सोशल मीडिया के सारे डिस्टर्बिंग चीजें, ट्रेंडों को बंद कर दीजिए। खुशी वाली पिक्चरें देखिए, सुंदर गाने सुनिए, भजन सुनिए, प्रवचन सुनिए, आप ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिविटी इज इन द माइंड, दैट विल गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद रतन शारदा जी, आप आए और आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई, जिससे मुझे आशा है और मुझे यकीन है कि सभी कोरोना से नेगेटिव रहेंगे और यहाँ से पॉजिटिव रहेंगे। यस, सो जय हो, वंदे मातरम। थैंक यू। मुझे आशा है कि रतन शारदा जी से मिलकर, उनकी बातें सुनकर आप लोगों में बड़ी ही एंथुसियाज्म और पॉजिटिविटी भर गई होगी, और आज से, अभी से, इसी वक्त से आप सभी योद्धा बनेंगे। और कोरोना, ये जो एक परिस्थिति, ये जो एक भयंकर परिस्थिति हम सब के ऊपर आ पड़ी है, उस पर हम सभी बात कर पाएंगे। तो सब मिलकर कहते हैं जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम।